लेखक और उनकी कृति, ऐसे करके आता है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि कामायनी किसकी रचना है, इस तरह से प्रश्न आते हैं। और एक प्रश्न कभी कभी पूछ दिया जाता है पुरस्कार से संबंधित, ऐसे पुरस्कार जो हिंदी के क्षेत्र में दिए जाते हैं, उन पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न होता है। तो दो तरह के प्रश्न है, और वो रचनाएं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस तरीके से पूछने के लिए, जिन्हें कभी न कभी पुरस्कार मिलता है। ये जो चैप्टर मैंने बनाया है, ये जनरली किताबों में इस तरह से आपको नहीं मिलेगा। कारण ये इस तरह से रचनाएं इकट्ठी करके लिखना अपने आप में एक टेढ़ी खीर है। जो दीपावली की छुट्टी थी, उसमें से 2 दिन अकेले ये चैप्टर तैयार करने में लग गए, क्योंकि ये 20-50 जगह से कलेक्ट करना पड़ा, तब जाकर सारा मटेरियल इकट्ठा हुआ। इस चैप्टर में आप हिंदी में मिलने वाले सारे पुरस्कारों के बारे में जानेंगे, कौन कौन सा पुरस्कार है। कभी कभी तो केवल इतना प्रश्न पूछ दिया जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, इतना ही प्रश्न हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के व्यास पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, इतना ही प्रश्न हो जाता है। यह कब शुरू हुआ था, इनमें से किसको मिला है, किसको नहीं मिला है, इस तरह के प्रश्न होते हैं। और वहां पे जो रचनाएं सम्मानित होती हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो कभी कभी उन रचनाओं के रचनाकार या फिर रचनाकार देकर के रचना पूछ दी जाती है। तो एक ही चैप्टर से आपके 2-3 तरह के प्रश्न बनते हैं। तो जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है, जो मुख्य मुख्य है, उन पुरस्कारों को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि कौन कौन से पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में दिए जाते हैं, उन्हें देख लीजिए। ये मुख्य पुरस्कार है, और इसका ये मतलब नहीं कि केवल इतने ही पुरस्कार दिए जाते हैं। मुख्य का मतलब ये है कि ये ऐसे पुरस्कार हैं जहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं, थोड़े बड़े स्तर के हैं, बड़े लेवल के हैं। सबसे पहला और प्रतिष्ठित पुरस्कार है ज्ञानपीठ। इसके बारे में आपको जानना है, अभी तक किन किन को मिल चुका है, पूरा पढ़ना है, इसकी तो डिटेल स्टडी करनी है। उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी पूरा पढ़ना है। व्यास सम्मान, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार, सूर पुरस्कार, महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, पद्म पुरस्कार, यानी देश के जो सबसे बड़े पुरस्कार हैं, भारत रत्न, उसके बाद पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। वहां भी साहित्यकारों को भी तो पुरस्कार मिलते हैं, तो हमें उन साहित्यकारों की भी जानकारी होनी चाहिए जिन्हें अभी तक पद्म पुरस्कार मिले हैं। तो ये कलेक्शन वहां से किया गया है। शरद जोशी पुरस्कार, देव पुरस्कार, अखिल भारतीय कवि सम्मान, केदार सम्मान, प्रेमचंद सम्मान, दिनकर राष्ट्रीय पुरस्कार, ये कुछ मुख्य मुख्य पुरस्कार हैं जिनके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक, तो ये तो रूपरेखा हो गई कि इस चैप्टर में ये चीजें पढ़नी है। अब हम एक एक करके एक एक पुरस्कार के बारे में देखेंगे। पहला पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसका इतिहास थोड़ा जान लें, कितना पैसा दिया जाता है वो जान लें, किस क्षेत्र में दिया जाता है वो जान लें। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है। भारत में साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास, ये एक और महत्वपूर्ण बात कि इसको देता कौन है। तो एक संस्था है, जिस संस्था का नाम है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास, वो संस्था इस पुरस्कार को देती है। इस न्यास की स्थापना 1944 में, यानी आजादी से भी पहले, साहू शांति प्रसाद जैन और उनकी पत्नी रामेश्वरी जैन द्वारा की गई थी। ये 2 लोग थे जिन्होंने इस न्यास की स्थापना की, और इस न्यास ने ये पुरस्कार देना प्रारंभ किया। ठीक, यह पुरस्कार देश की विविध भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान को मान्यता देता है। महत्वपूर्ण बात, ये किस भाषा में दिया जाता है, तो देश की जो भाषाएं 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं, उन भाषाओं में ये दिया जाता है, अलग अलग भाषाओं में दिया जाता है। और ये क्लियर नहीं होता है कि प्रत्येक वर्ष हिंदी को ही दिया जाए, मतलब किसी भी भाषा की, सारी भाषाओं में से जो सबसे बेहतरीन रचना होती है उसके लिए दिया जाता था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना का विचार सर्वप्रथम 22 मई 1961 में आया, और ये न्यास तो 1944 में शुरू हो गई थी, लेकिन पुरस्कार देने का प्रारंभ कब से हुआ, 22 मई 1961 से। और 2 अप्रैल 1962 को दिल्ली में 300 से अधिक विद्वानों की एक गोष्ठी हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर वी राघवन और भगवती चरण वर्मा ने की, और संचालन डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा किया गया। और फिर 1962 में एक गोष्ठी हुई, किस लिए, पुरस्कार देने के लिए। तो इस पूरे पेज से जो महत्वपूर्ण 2-3 बातें हैं वो समझ लो। एक, ज्ञानपीठ पुरस्कार देश में
साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, इससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं। दूसरा, जो संस्था इसको देती है उस संस्था का नाम है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास। याद रखने की कोई खास बात नहीं है, क्योंकि पुरस्कार के नाम में भी ज्ञानपीठ है और संस्था के नाम में भी ज्ञानपीठ है। इतनी बात याद बनी रहेगी वो भी बहुत है। न्यास शब्द याद रखिएगा। अगला, कि इस न्यास की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। इतनी बात अगर आप याद रखेंगे तो पर्याप्त है। और ज्यादा याद रखना तो एक बात और याद रखो कि किसी एक भाषा में नहीं दिया जाता है, भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। तो जो भी भारतीय भाषाएं हैं उनके लिए इसे दिया जाता है। अगला देखिए, ये समस्या है। ठीक, अगला देखिए, पुरस्कार का स्वरूप निर्धारित करने में समय लगा, इसलिए इसका प्रारंभ कब हो पाया, यानी पहली बार कब दिया गया, महत्वपूर्ण बात। 1961 से इसके बारे में विचार हुआ, 62 में एक प्रॉपर गोष्ठी हुई और उस गोष्ठी के बाद इसका प्रारूप तय हुआ और 1965 में इसे दिया जाना प्रारंभ किया गया। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम कवि जी शंकर कुरूप को, महत्वपूर्ण बात, उनकी रचना ऑट्टकुझल अर्थात बांसुरी के लिए मिला। ये उनकी रचना थी, ये उनका नाम था, भाषा थी मलयालम और नाम था जी शंकर कुरूप। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला। पहली बार जब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया तो किसको मिला? जी शंकर कुरूप को मिला। और हिंदी के लिए नहीं मिला, कौन सी भाषा के लिए मिला? मलयालम, क्योंकि विविध भाषाओं में दिया जाता है, मलयालम भाषा के लिए मिला। और ऑट्टकुझल उनकी रचना का नाम था, जिसका हिंदी में अर्थ बांसुरी होता है। प्रारंभ में इस पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए रखी गई थी। 1982 में इसे 1.5 लाख किया गया, 2005 में 7 लाख किया गया और 2012 में इसे बढ़ा करके 11 लाख रुपए कर दिया गया। तो ये बात याद रखनी, जो अभी चल रहा है वो बात आपको याद रखनी है। और ज्यादा थोड़ा याद रखना है तो शुरुआत याद कर लो। 2 बातें यहां से याद रखनी है। तो प्रारंभ में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कितनी राशि मिलती थी, कितना इनाम मिलता था? 1 लाख रुपए। फिलहाल कितना मिलता है? 11 लाख रुपए मिलता है। 1982 तक यह पुरस्कार एकल कृति के लिए दिया जाता था, उसके बाद इसे समग्र लेखन के लिए दिया जाता है। अब एक प्रश्न होता है, एक शब्द होता है, आपने शायद सुना होगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट। ये सुना है कि उनको ये पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मिला। पहले क्या होता था, ज्ञानपीठ पुरस्कार देने के लिए कोई एक रचना चुनी जाती थी, एक कृति, एक किताब, उसके आधार पर किसी व्यक्ति को दिया जाता था। अभी एक किताब नहीं चुनी जाती है, बल्कि व्यक्ति ने जीवन भर में जितना सारा लिखा होता है उस सब को देख के किसी व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो 1982 तक जो पुरस्कार मिले उन लोगों की रचनाएं भी याद रखनी है। क्यों? क्योंकि वो एक किसी रचना पे मिले थे, उसके बाद तो पूरा जो उन्होंने लिखा पूरे पे मिला। तो 1982 से ये समग्र लेखन के लिए दिया जाता है, यानी कि अब इसे कह सकते हैं कि अब ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, जीवन भर में जो भी आपने किया। यह भारत का सबसे पुराना सम्मान है, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं और अंग्रेजी के लेखकों को उनके साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाता है। अब एक और सवाल कि कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है, तो याद रखेंगे कि पहली चीज तो यह है कि जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं ये उनके लिए दिया जाता है, और उनके साथ साथ एक भाषा और इसमें है, कौन सी? अंग्रेजी। कुल मिला के एक प्रश्न का और जवाब हो गया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है 23 भाषाओं के लिए। ठीक, आगे देखो, और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इससे संबंधित। अब तक यह सम्मान कितने साहित्यकारों को मिल चुका है? लेटेस्ट तक जाएं तो अब तक कितने लोगों को दिया जा चुका है? 65 लोगों को। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता, यह महत्वपूर्ण बात है। यानी जो व्यक्ति जीवित है, यह पुरस्कार केवल उन्हें ही मिलेगा, उन्हें नहीं मिलेगा जिनकी मृत्यु हो चुकी है।
यह पुरस्कार पिछले 20 वर्षों में प्रकाशित कृतियों के आधार पर दिया जाता है। और एक और कंडीशन है, यानी जिन लोगों को चुना जाता है उनका क्या देखा जाता है, कैसे करके चुना जाता है, तो लोग आवेदन करते हैं, फिर पिछले 20 साल में उनकी जितनी भी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं उन सब रचनाओं का मूल्यांकन किया जाता है, फिर उनमें से जिसकी सबसे बेहतरीन रचनाएं पिछले 20 वर्षों में प्रकाशित हुई होती हैं उस व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाता है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसका, यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बन सकता है। इस समय ज्ञानपीठ पुरस्कार न्यास का अध्यक्ष कौन है, तो वो है श्रीमती प्रतिभा रे। पुरस्कार सामग्री, अब राशि तो मैंने बता दी, राशि तो उतनी है, कितनी है, 11 लाख रुपए। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है, ये पूछ दिया जाता है, तो 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। 11 लाख रुपए के साथ साथ बाग देवी, बाग देवी मतलब सरस्वती, सरस्वती की एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है, कांसे की प्रतिमा। और वो कांसे की प्रतिमा ली कहां से गई है, धार में मंदिर है 1035 की मूल प्रतिमा की अनुकृति होती है, यानी वहां धार में जो मंदिर है वहां बाग देवी की जो प्रतिमा है उसी की अनुकृति होती है। प्रारंभ में जो चित्र लगा था उसमें वो बाग देवी की प्रतिमा ही थी, शुरुआत में। जब आप पीडीएफ देखेंगे तो पीडीएफ में शुरुआत में वो बाग देवी की प्रतिमा ही है, और जिसमें जैन प्रतीक रत्न त्रय शामिल है व एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। कुल मिलाकर के 3 चीजें दी जाती है, एक सर्टिफिकेट होता है, प्रशस्ति पत्र होता है, 11 लाख रुपया होते हैं, और एक मूर्ति होती है। उस मूर्ति में क्या है, बाग देवी की प्रतिमा है। जैसे शील्ड दी जाती है, आप फर्स्ट आओ सेकंड आओ तो शील्ड देते हैं, तो वैसे ही एक मूर्ति दी जाती है। मूर्ति स्पेशली किसकी होती है, वाग देवी की, सरस्वती की। वाग देवी मतलब सरस्वती की। और वो मूर्ति ली कहां से गई है, धार मंदिर से। ठीक, सबसे ज्यादा बार पुरस्कार जीतने वाली भाषा, अब एक और महत्व, बहुत सारी भाषाएं हैं, उन बहुत सारी भाषाओं में से 65 बार कुल मिला के ये पुरस्कार मिला, और उन 65 बार में से 12 बार ये पुरस्कार किसने जीता, हिंदी ने। तो ये 12 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। हिंदी हिंदी में पढ़ना है, बाकी भाषा से ज्यादा मतलब नहीं है। मलयालम का एक नाम तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार वहीं से शुरू हुआ था। पहली बार मलयालम को ही मिला था, किसको, जी शंकर कुरूप को, ये बात याद रखेंगे। पहली महिला पुरस्कार विजेता, तो पहली बार किस महिला को यह पुरस्कार मिला, उनका नाम है आशा पूर्णा देवी, और वो हिंदी के लिए नहीं मिला था, कौन सी भाषा के लिए मिला, बांग्ला। अब एक बात और याद कर लो, देखो दोनों पहला पहला सबसे पहला, महिला पुरुष से कोई मतलब नहीं, सबसे पहला भी हिंदी के लिए नहीं मिला, मलयालम के लिए मिला। ठीक, और सबसे पहली महिला जिसको पुरस्कार मिला वो भी हिंदी के लिए नहीं, वो किसको मिला, आशा पूर्णा देवी को। और कौन से साहित्य के लिए, बांग्ला भाषा के साहित्य के लिए। प्रथम अंग्रेजी भाषा का विजेता, और अंग्रेजी भाषा में 2018 में पहली बार ये पुरस्कार मिला, और वो पुरस्कार मिला किसको, अमिताभ घोष को। और पुरस्कार वितरण होता कहां है, एक और महत्वपूर्ण बात, पुरस्कार वितरण होता है नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। और पुरस्कार देने वाला कौन होता है, पुरस्कार देते हैं राष्ट्रपति। ठीक, राष्ट्रपति के हाथों से नई दिल्ली में विज्ञान भवन में यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, अगला देखो, हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता, महत्वपूर्ण बात। अब यहाँ पे 4-5 नाम आपको याद रखने बहुत जरूरी है। ये बाद वाले तो इन्हें कह सकते हैं 1982 के बाद के समग्र योगदान, यानी इनका तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, किसी एक रचना पे नहीं है। ये वाले 4-5 प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। चिदम्बरा, उर्वशी, कितनी नावों में, और यामा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि ये किसी खास रचना के लिए मिले हैं। तो हिंदी में पहली बार किसी को अगर सम्मान मिला था तो वो कब मिला था, 1968 में। प्रारंभ हुआ 1965 में, तो 65 में तो मलयालम को मिल गया, 66 में भी हिंदी को नहीं मिला, 67 में भी हिंदी को नहीं मिला। पहली बार कब मिला जाकर के, 68 में। और 68 में मिला सुमित्रा नंदन पंत को, उनकी रचना के लिए, रचना का नाम था चिदम्बरा। अब ये रचना, अब आपका ये वाला प्रश्न 3-4 तरीके से पूछा जा सकता है। हो सकता है वह इस आधार पे पूछा जाए, पुरस्कार के आधार पे आपसे पूछा जाए कि 1968 में साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, तो ये पुरस्कार का स्वरूप हो गया। हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि चिदम्बरा किसकी रचना है, अब इसमें ज्ञानपीठ का नाम कहीं नहीं आया, लेकिन चिदम्बरा सवाल में इसीलिए आई क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण रचना है, उसको ज्ञानपीठ जैसा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था, इसलिए चिदम्बरा सवाल में आई। तो ये बातें आपको याद रखनी है। चिदम्बरा किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की। और ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इस रचना को 1968 में
ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और हिंदी में मिलने वाला ये पहला पुरस्कार था। अब पहले पहले पुरस्कार भी याद कर लो। पहला पुरस्कार मलयालम में जी शंकर कुरूप को मिला था 1965 में। महिला में पहला पुरस्कार आशा पूर्णा देवी को मिला था बांग्ला में। और हिंदी में पहला पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को मिला 1968 में उनकी रचना चिदंबरा के लिए। और अंग्रेजी में पहला पुरस्कार मिलते मिलते बहुत टाइम लग गया, 2018 में आकर के मिला अमिताभ घोष को। अब अगर ये पूछा जाए कि 2018 में अमिताभ घोष को उनकी किस रचना के लिए मिला, तो आपको पता है 1982 के बाद से रचना के लिए नहीं मिलता, पूरे जीवन के लिए मिलता है। जितनी भी किताबें लिखी पिछले 20 वर्ष में उन सबको देख के दिया जाता है। तो अमिताभ घोष की किसी एक स्पेशल रचना के लिए नहीं मिला। दूसरी बार हिंदी में यह पुरस्कार दूसरी बार मिला रामधारी सिंह दिनकर को, इनके मिलने के 4 साल के बाद, यानी कब 1972 में। और उनकी रचना कौन सी थी? उर्वशी। तो 2 रचनाएं, एक चिदंबरा महत्वपूर्ण हो गई सुमित्रा नंदन पंत की, दूसरी रामधारी सिंह दिनकर की एक और रचना महत्वपूर्ण हो गई, कौन सी? उर्वशी। फिर सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन, अज्ञे, इतना नाम याद रहेगा तो भी ठीक है, उन्हें 1978 में मिला। ठीक। और कितनी नावों में, उनकी रचना का क्या नाम है? कितनी नावों में कितनी बार, ये उनकी रचना का नाम है, कितनी नावों में कितनी बार। इसके लिए उन्हें 1978 में मिला। अब एक चीज देखो, 1968 और फिर उसके बाद 4 साल बाद 1972, फिर उसके 6 साल के बाद 1978, और फिर 78 के भी 4 साल के बाद। यानी क्रम जो है वो ठीक है, याद रखने में भी आसानी रहेगी, अगर क्रम ही याद बना रहे तो भी ठीक है। और अंतिम बार ये पुरस्कार जब कृति पे दिया जाता था, तो कृति पे अंतिम बार ये पुरस्कार महादेवी वर्मा को मिला 1982 में। और उनका एक काव्य संग्रह है, उस काव्य संग्रह का नाम है यामा। और आपको ये पता होना चाहिए कि महादेवी वर्मा आपके पुराने जिले की निवासी थी। आज के हिसाब से कहें तो मतलब पड़ोसी जिले की, लेकिन अपना पुराना जिला तो वही था। तो वो फर्रुखाबाद की निवासी थी और उन्होंने एक रचना की थी, काव्य रचना, जिसका नाम था यामा। 1982 में यही मिला। फिर 10 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद नरेश मेहता को यह पुरस्कार मिला, लेकिन फिर कोई रचना आपको याद नहीं रखनी। क्यों? क्योंकि 82 के बाद से नई परिपाटी शुरू हो गई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार में, कि समग्र लेखन के लिए दिया जाएगा नहीं, लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप में दिया जाएगा, किसी एक काम के लिए नहीं दिया जाएगा। और फिर नरेश मेहता के बाद 1999 में यह पुरस्कार किसको मिला? निर्मल वर्मा को। ठीक। आगे के जो नाम है वो आपको इसी आधार पे याद रखने हैं, केवल नाम याद कर लेने हैं, बाकी कुछ विशेष नहीं है। ठीक। ये कुछ नाम और हैं। कौन कौन से? एक कुंवर नारायण का मिला 2005 में, अमरकांत 2009 में, श्रीलाल शुक्ल इन्हें भी 2009 में, केदारनाथ 2013 में, कृष्णा सोबती 2017 में। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब ये वाला महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सबसे लेटेस्ट है वो महत्वपूर्ण है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब मोटा मोटा एक बार पूरे ज्ञानपीठ को रिवाइज कर लीजिए, जितनी बातें आपके दिमाग में रहनी है बस उतनी बातें याद कर लो। पहली चीज, यह देश का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है, इससे बड़ा और कोई साहित्यिक सम्मान नहीं है। दूसरा, वो एक न्यास द्वारा दिया जाता है जिसका नाम है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास, जिसकी स्थापना हुई थी 1944 में। 1961 में दिमाग में यह बात आई कि ये संस्था तो बनी है, तो इसे पुरस्कार देना शुरू करना चाहिए। उसके लिए 62 में एक बैठक हुई। बैठक कोई मामूली नहीं थी, उसमें देश के उस समय के प्रतिष्ठित 300 साहित्यकार इकट्ठे हुए। तब यह निर्णय लिया गया और पहली बार इस पुरस्कार का प्रारंभ किया गया 1965 में। ठीक। और 1965 में पहली बार यह पुरस्कार दिया गया जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए, उनकी एक कृति के लिए जिसका हिंदी अनुवाद बांसुरी होता है। ठीक। 1965 में ये पहली बार पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार का स्वरूप तय किया गया कि क्या दिया जाएगा। तो तय किया गया कि 1 लाख रुपया दिया जाएगा, एक बाघ देवी की प्रतिमा दी जाएगी और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1.5 लाख हुआ, 7 लाख हुआ। इस समय राशि 11 लाख है। बाकी 2 चीजें जैसी थी वो वैसी ही आज भी है। पहली बार हिंदी में यह पुरस्कार दिया गया सुमित्रा नंदन पंत को, उनकी रचना के लिए, कौन सी? चिदंबरा। पहली बार महिला को किसी को यह पुरस्कार मिला
अन्नपूर्णा आशापूर्णा देवी को कौन सी भाषा के लिए? बांग्ला के लिए। अंग्रेजी में ये पुरस्कार 2018 में आकर के मिला अमिताभ घोष को। कुल मिलाकर के 23 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें से 22 भाषाएं वो है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में लिखित है और एक भाषा अंग्रेजी है। ठीक, उसके बाद आपने ये रचनाएं और कृतियां पढ़ ली। रचनाओं में 3-4 रचनाएं आपको यहां से याद रखनी है। एक तो सुमित्रा नंदन पंत की याद रखनी है, कौन सी? चिदंबरा। उसके बाद दूसरी रचना आपको याद रखनी है रामधारी सिंह दिनकर की, उर्वशी। तीसरी रचना आपको याद रखनी है अज्ञेय की, कौन सी? कितनी नावों में कितनी बार। और चौथी एक रचना आपको याद रखनी है महादेवी वर्मा की, उसका नाम है यामा। और एक बात और यामा से संबंधित याद रखनी है, ये कोई उपन्यास या कहानी की किताब नहीं है, बल्कि कविता संग्रह है। ये भी कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, क्योंकि वो रचना इतनी महत्वपूर्ण है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके भीतर लिखा क्या है। मतलब एकदम कविताएं नहीं याद होनी चाहिए, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए कि इसमें कहानियां लिखी हैं, या ये उपन्यास है, या इसमें कविताएं लिखी हैं, तो वो काव्य संग्रह है। ठीक, विधा भी आपको याद होनी चाहिए। आगे देखिए, दूसरा प्रतिष्ठित पुरस्कार है भारत में साहित्य से संबंधित, उसका नाम है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक, पहला पुरस्कार क्लियर हो गया, ज्ञानपीठ। और एक बात और याद रखिए, जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों में एक बड़ा प्रतिशत ये मान लीजिए कि वो ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार का ही होता है। सबसे ज्यादा पुरस्कार अगर कोई पूछे जाते हैं हिंदी साहित्य के, तो वो यही दो हैं। साहित्य अकादमी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 12 मार्च 1954 को एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई, जिसका उद्देश्य भारतीय साहित्य को बढ़ावा देना और संरक्षित करना है। ठीक, दूसरी बात महत्वपूर्ण, ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरू हुआ एक प्राइवेट संस्थान के द्वारा। तो वो दो व्यक्ति थे, पति पत्नी, उन्होंने अपने हिसाब से शुरू किया, उसमें सरकार का योगदान नहीं था। वो 1 लाख रुपया जो शुरुआत में वो देते थे, वो खुद का देते होंगे। ये पुरस्कार ये विधिवत सरकार के द्वारा शुरू हुआ, एक संगठन बनाया गया। वो संगठन इसी काम के लिए बनाया गया कि भारतीय भाषाओं का समृद्ध साहित्य हो और वो साहित्य संरक्षित रहे, इसके लिए विधिवत ये काम हुआ। 1955 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया, उनकी हिंदी कृति हिमकिरीटिनी के लिए। महत्वपूर्ण बात, उस पुरस्कार का शुरुआत, ज्ञानपीठ पुरस्कार बाद में दिया जाना शुरू हुआ इससे, ये 55 में ही दे दिया गया। वो पहली बार कब दिया गया? 1965 में। लेकिन उसका जो संस्थान था वो पुराना था, यानी भाषाओं के लिए काम वो पहले से कर रहे थे, बस पुरस्कार नहीं दे रहे थे। पुरस्कार बाद में उन्होंने देना शुरू किया। सरकार ने पुरस्कार देना पहले शुरू कर दिया, कब? 1955 में। और पहली बार ये पुरस्कार किसको दिया गया? माखनलाल चतुर्वेदी को। उनकी रचना थी, रचना का नाम था हिमकिरीटिनी। चूंकि ये पहला है तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, पहला और आखिरी दो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहला है माखनलाल चतुर्वेदी को हिमकिरीटिनी के लिए। तब से यह पुरस्कार 8वीं सूची की 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी और राजस्थान सहित कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। महत्वपूर्ण बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात, ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार में एक अंतर है, भाषाओं की संख्या का। और वो एक अंतर जरा सा आ जाता है, 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं दोनों में, अंग्रेजी भी दोनों में है। साहित्य अकादमी में एक अतिरिक्त भाषा और है, और वो अतिरिक्त भाषा कौन सी है? राजस्थानी, जो कि उसमें नहीं है। पिछले 5 वर्ष में प्रकाशित कृति पर दिया जाता है। एक और अंतर समझो ज्ञानपीठ और इसका, हमेशा याद रखो, कभी भी अध्ययन करो, तुलनात्मक अध्ययन करो, ताकि आपको चीजें याद रहें। उसमें और इसमें एक और अंतर है, वो पहले दिया जाता था एक रचना के आधार पर, फिर दिया जाने लगा 1982 के बाद पूरी रचनाएं जो भी आपने करी हैं उन सब के ऊपर। लेकिन जो टाइम स्पैम है, टाइम का है, टाइम दोनों में अंतर है। वो लोग देखते हैं पिछले 20 वर्ष में लिखी हुई रचनाएं, लेकिन ये लोग देखते हैं केवल पिछले 5 वर्ष में लिखी हुई रचनाएं, उन्हें देखा जाता है। इसकी पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए, एक ताम्रपत्र जिस पर सरस्वती देवी की प्रतिमा अंकित है, व एक शॉल प्रदान की जाती है। इसकी पुरस्कार राशि कम है, 1 लाख है। और दूसरा ताम्रपत्र है, उस ताम्रपत्र, वहां कांस्य प्रतिमा है वाग देवी की, यहाँ एक ताम्रपत्र है और उस ताम्रपत्र पे सरस्वती की फोटो बनी हुई है,
और एक साल उड़ाई जाती है। ये इसका पुरस्कार है। आगे कुछ चीजें हैं वो देख लो। अच्छा, धीरे धीरे इनके स्वरूपों में बदलाव भी आया। साहित्य अकादमी के तहत कुछ अन्य पुरस्कार भी दिए जाते हैं। एक तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, इसके अलावा कुछ अन्य पुरस्कार भी दिए जाते हैं। एक पुरस्कार का नाम है बाल साहित्य पुरस्कार। ये स्पेशल कैटेगराइज करके दिया जाता है। ये उन्हीं को दिया जाएगा जिन लोगों ने बच्चों के लिए साहित्य लिखा है। जैसे कहानियां और बाल कहानी में क्या अंतर है आप समझते हैं? कहानी और बाल कहानी, कहानी और बाल कहानी में मेन अंतर यह है कि कहानी की भाषा तो किसी भी तरह की होगी, पूरी तरह से साहित्यिक होगी, लेकिन जो बाल कहानी होती है उसमें सरल भाषा रखी जाती है, क्योंकि वो कहानी इस बात को ध्यान में रखकर लिखी गई कि इसे पढ़ने वाले कौन होंगे? बच्चे, जिनका दिमाग उतना डेवलप नहीं हुआ होगा। कहानी तो बहुत लंबी भी हो सकती है, लेकिन बाल कहानियां अक्सर छोटी होती हैं, बहुत लंबी नहीं होती हैं। बाल कहानियां ज्यादातर काल्पनिक होती हैं कि एक शेर बोला, उसने चीते से ये कहा, लोमड़ी से ये कहा, इस तरह की कहानियां होती हैं। ऐसी कहानियां होती हैं जो बच्चे रिलेट कर सकें। तो एक स्पेशल लेखन होता है जो बच्चों के लिए लिखा जाता है, उसे हम कहते हैं बाल साहित्य। तो एक पुरस्कार साहित्य अकादमी का बाल साहित्य को दिया जाता है, और ये पहले नहीं दिया जाता था। कब शुरू हुआ? 2010 में इसकी शुरुआत हुई। बाल साहित्य के लिए दिया जाता है प्रत्येक भाषा के एक लेखक को 50,000 रुपए और ताम्रपत्र। अब इसकी एक और कंडीशन है, प्रत्येक भाषा में से एक एक लेखक चुनेंगे और सबको 50,000 रुपए और एक ताम्रपत्र देकर सम्मानित करेंगे। दूसरा, युवा पुरस्कार, ये 2010 के बाद शुरू हुआ, फिर 2011 में। अब ये युवा पुरस्कार का क्या मतलब हुआ? ये उन लेखकों को दिया जाता है जो युवा होते हैं। वो वाला जो मुख्य पुरस्कार है वो तो 80 साल की उम्र का है उसको भी मिलेगा, 70 साल का है उसको भी मिलेगा, लेकिन ये जो युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये उनको नहीं मिलेगा जो 70-80 साल के हो गए। इसमें कंडीशन है, ऐसा लिखने वाला व्यक्ति जिसकी उम्र अभी 35 साल से कम हो, उसको ही मिलेगा। कम आयु के लेखकों के लिए है, और यहाँ भी बाकी वही कंडीशन है जो बाल साहित्यकार में है। फिर आता है भाषा सम्मान। क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों में साहित्यिक योगदान, जैसे भोजपुरी, मगही, मगधी आदि, और इसकी राशि होती है 2.5 लाख रुपए। इसकी खासियत क्या है भाषा सम्मान देने की? ये मुख्य भाषाओं में नहीं दिया जाता, क्षेत्रीय भाषाओं में, बोलियां जो है उन बोलियों में जिन लोगों ने लिखा है उनको दिया जाता है, 2.5 लाख रुपए मिलता है इसमें। फिर है अनुवाद पुरस्कार, ये 1989 से शुरू हुआ था, और इस अनुवाद पुरस्कार का मतलब है कि एक भारतीय भाषा से दूसरी में अनुवादित करने के लिए दिया जाता है। इसकी राशि 50,000 है। समझिए, यहाँ के किसी व्यक्ति ने एक कृति लिखी हिंदी भाषा में, अब वो हिंदी भाषा में लिखी बहुत अच्छी कृति है मान लिया, और वो हिंदी भाषा में लिखी गई कृति साउथ के लोगों के लिए बेकार है, उनको वो पल्ले नहीं पड़ेगी। तो वो जो अच्छा लेखन हुआ है, जो अच्छा साहित्य है, वो साउथ के लोगों तक कैसे पहुंचे? तो कोई ना कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति हो जो इस भाषा को भी जानता हो और साउथ की भाषाओं को भी जानता हो, वो उसे अनुवादित करेगा तो वहां के लोगों तक पहुंच जाएगी। तो ऐसे करके एक भाषा का साहित्य दूसरी भाषा जानने वाले लोग भी पढ़ पाएंगे। अब साउथ में कोई बहुत अच्छी किताब लिखी गई, अब आपको साउथ की भाषाएं नहीं आती, आप मलयालम नहीं जानते, तेलुगु नहीं जानते, तमिल नहीं जानते, ये सब भाषाएं आप नहीं जानते, और जब आप ये भाषाएं नहीं जानते तो आप तक पहुंचाने का जरिया क्या है? उसे कोई व्यक्ति हिंदी में लिख दे, तब आप उसको पढ़ लेंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि साउथ की मूवीज देखते हो आप लोग, अगर वो साउथ की मूवीज डब ना की जाए, अनुवाद का मतलब क्या है? डब करना। अगर वो साउथ की मूवीज डब ना की जाए तो आप जान पाएंगे कि उसमें क्या हुआ, बस चित्र भले देख लो, बाकी कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। होता क्या है, वो जिस मूल भाषा में लिखी जाती है उसके पीछे से डायलॉग फिर हिंदी में भी चिपका दिए जाते हैं, वही वाले जो उधर बोला गया, हालांकि इतना करते समय थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। ठीक, तो वैसे ही ये पुरस्कार भी है। आगे देखिए, यह पुरस्कार भी मरणोपरांत नहीं दिया जाता। एक और समानता है, ज्ञानपीठ भी मरने के बाद किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता, ये भी मरने के बाद किसी को नहीं दिया जाता। सम्मान समारोह इसका भी दिल्ली में आयोजित होता है। पहली महिला विजेता अमृता प्रीतम, ठीक। और दूसरी बात ये याद रखेंगे कि जो महिला विजेता पहली हुई वो हिंदी की नहीं थी, ठीक। वो कौन सी भाषा की थी? पंजाबी की थी, और पंजाबी में उन्होंने एक रचना लिखी थी, उस रचना का नाम सुनीरे था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट केवल इतना है कि पहली बार
साहित्य अकादमी पुरस्कार किसी महिला को मिला तो कौन महिला थी? वो अमृता प्रीतम थी। लेकिन पहली बार जिस पुरुष को मिला था, पहली बार जिसको मिला था, वो हिंदी के ही थे, माखनलाल चतुर्वेदी। रचना का नाम हिम किरीटिनी। ठीक। सबसे अधिक पुरस्कार अभी तक किन भाषाओं को मिले हैं? हिंदी, उसके बाद बांग्ला और उसके बाद मलयालम। इन भाषाओं को सबसे ज्यादा पुरस्कार अभी तक मिले हैं। ठीक। अब इन पुरस्कारों के विजेताओं को देख लीजिए जरा। देखो, रचना का नाम सही कर लीजिए। रचना का नाम है हिम किरीटिनी। 1965 में मिला, 1955 में मिला। फिर 1956 में ये पुरस्कार किसको मिला? वासुदेव शरण अग्रवाल को। और इनकी रचना का नाम था पद्मावत संजीवनी, और ये टीका थी। अब एक चीज और साथ में क्लियर करते चलो। कविता संग्रह तो आप जानते हैं, ऐसी किताब जिसमें बहुत सारी कविताओं को इकट्ठा करके लिख दिया गया हो, उसको कविता संग्रह कहते हैं। अब यहाँ ये जो दूसरा पुरस्कार मिला 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को, उनकी रचना का नाम था पद्मावत संजीवनी, और इसकी विधा मैंने यहाँ लिख रखी है टीका। ये टीका क्या होती? हाँ, एक सामान्य सा शब्द है जो हम लोग यूज करते थे, बहुत टीका टिप्पणी करते थे। तो टीका टिप्पणी का मतलब ये होता है, टीका का मतलब ये होता है कि कोई चीज है, उस पे आपको अपना व्यू देना है। सब लोगों की टीकाएं अलग अलग हो सकती है। लाइकली आप एक फिल्म देख के आए और आपसे पूछा गया कि वो फिल्म कैसे थी, तो आप अपने व्यूज बताएंगे, अपने हिसाब से बताएंगे कि यहाँ पे अच्छी थी, वहां पे खराब थी, ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, उस व्यक्ति ने अच्छा काम किया, इस व्यक्ति ने खराब काम किया, इसका मुझे अच्छा लगा। तो ये आपने जो बताया, ये क्या है? आपकी आपकी टीका या टिप्पणी, इसको ही टीका टिप्पणी कहते हैं। तो इन्होंने एक रचना है पुरानी, अवधि के कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी, उन्होंने रचना की थी पद्मावत। उस पद्मावत के बारे में इन्होंने ये बताया कि वो कैसी है, उसके बारे में उन्होंने लिखा कि पद्मावत में ये कमियां हैं या अच्छी है, जो भी है वो जो लिखा गया वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है टीका। ठीक। फिर आता है 56 के बाद 57, और 57 में ये पुरस्कार किसको मिला? आचार्य नरेंद्र देव को, और इनकी रचना का नाम था बौद्ध धर्म के दर्शन, और ये किताब काय पे है? दर्शन पे। दर्शन का मतलब जानते हो? दर्शन शास्त्र क्या है? हाँ, फिलॉसफी। वेरी गुड। तो क्या समझ में आया? मैंने दर्शन कहा, तुमने फिलॉसफी कह दी। बात क्या समझ में आई? उसमें होगा क्या? दर्शन का मतलब ये मान लीजिए, दर्शन का मतलब दर्शन ही होता है, देखना होता है, लेकिन वो देखना कहाँ है? अपने भीतर। तो इतना अंतर है। तो दर्शन के क्षेत्र में लिखी गई है। अगला 1958 में यह पुरस्कार मिला राहुल सांकृत्यायन को, और इनकी रचना का नाम था मध्य एशिया का इतिहास, और ये किताब किस पे आधारित थी? इतिहास पे। इतिहास था मध्य एशिया का। फिर 59 में रामधारी सिंह दिनकर को मिला यह सम्मान, और इनकी रचना का नाम था संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक। सुमित्रा नंदन पंत को 1960 में मिला, और इनकी रचना का नाम था कला और बूढ़ा चांद। ये सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा, क्योंकि सब सम्मानित रचनाएं हैं, पुरस्कृत रचनाएं हैं, सबको पुरस्कार मिला है। कला और बूढ़ा चांद, और ये क्या था? एक कविता संग्रह था। भगवती चरण वर्मा को 1961 में मिला, और 61 में उनकी कृति थी भूले बिसरे चित्र, और ये विधा कौन सी थी? उपन्यास। उपन्यास का मतलब होता है एक बहुत लंबी कहानी, एक इतनी लंबी कहानी कि उस किताब में और कोई कहानी नहीं होगी, वो एक ही कहानी होगी, तो उसको कहते हैं उपन्यास। या ये कहें कि एक साथ कई कहानियां जब चलती रहती हैं तो वो होता है उपन्यास, बड़ी कहानी, वो उपन्यास आता है। 1962 में परिस्थितियां ऐसी बनी कि एक पुरस्कार किसी को भी दिया ही नहीं गया। ठीक। 1963 में अमृत राय को मिला, और उनकी रचना थी प्रेमचंद कलम का सिपाही, और इस रचना की विधा थी जीवनी। जीवनी मतलब, अब 2 चीजें यहां पे याद रखना है, एक शब्द है जीवनी और एक शब्द है आत्मकथा। तो ऐसे मान लीजिए कि जीवनी और आत्मकथा दोनों एक ही बात है, बस जरा सा अंतर है। एक ही बात कैसे है? ये किसी व्यक्ति के जीवन की कहानी होती है। जीवनी क्या है?
किसी एक व्यक्ति के जीवन की कहानी होती है। अगर उस कहानी को कोई और लिखे, तो मेरी कहानी है और कोई लिखे, तो वो क्या कहलाएगी? जीवनी। और अपनी कहानी मैं खुद लिख दूं तो है तो वो भी कहानी, बात एक ही है, अंतर उसका नाम बदल जाएगा। अब उसका नाम हो जाएगा आत्मकथा, क्योंकि मैंने खुद लिखी है, तो वो आत्मकथा। कोई दूसरा लिख दे तो जीवनी। तो ये क्या थी? जीवनी। यानी मुंशी प्रेमचंद के जीवन के बारे में लिखा गया, लेकिन लिखा किसी दूसरे व्यक्ति ने था, अमृत राय ने लिखा था, तो ये विधा क्या कहलाएगी? जीवनी। फिर 1964 में अज्ञे को यह पुरस्कार मिला, और अज्ञे की रचना का नाम था आंगन के पार द्वार, और ये था क्या? एक कविता संग्रह। 1965 में ये नागेंद्र को मिला, और उनकी रचना का नाम था रथ सिद्धांत। और महत्वपूर्ण बात ये था क्या? एक काव्य शास्त्र ग्रंथ था। काव्य शास्त्र ग्रंथ का मतलब रस के बारे में, जो रस अलंकार आप पढ़ते हैं रस, तो वो रस के बारे में सिद्धांत आदि दिए गए थे। तो एक काव्य शास्त्र का ग्रंथ था, काव्य के बारे में बताया गया कैसा काव्य होना चाहिए। ये बहुत सारे पुरस्कार है, लंबी श्रृंखला है। अगला देखिए 1966 में, 1966 में पुरस्कार दिया गया जैनेन्द्र कुमार को, और उनकी रचना का नाम था मुक्तिबोध। और ये उपन्यासिका है। एक नई बात आ गई, अभी आपने उपन्यास पढ़ा था, अभी उपन्यासिका है। उपन्यासिका मतलब छोटा उपन्यास, उपन्यास मतलब बड़ा उपन्यास। वो छोटा हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? उपन्यासिका। जैसे बैटरा और बैटरी, हालांकि दोनों बैटरी होती है। 1967 में मिला ये अमृतलाल नागर को। ये याद रखना बड़ा आसान है, अमृतलाल नागर, अमृत और विष। ठीक था क्या? ये एक उपन्यास था। 1968 में हरिवंश राय बच्चन को मिला। हरिवंश राय बच्चन कौन? अमिताभ बच्चन के पिताजी, उनको मिला। उनकी रचना के लिए, रचना का नाम था दो चट्टाने, और विधा थी कविता। 1969 में श्रीलाल शुक्ल को मिला, बहुत इंपॉर्टेंट, राग दरबारी। और ये उपन्यास है, और ये उपन्यास कैसा है? व्यंग है, व्यंग उपन्यास है, व्यंग किया गया है। व्यंग जानते हो क्या होता है? हास्य और व्यंग में अंतर होता है। हास्य मतलब होता है कुछ ऐसा लिखा जाए, कुछ ऐसा कहा जाए जिससे सुनने वाले या पढ़ने वाले को हंसी आ जाए। व्यंग में कोई डीप गहरी बात कही जाती है, और वो गहरी बात ऐसे कही जाती है फिर उसको पढ़ करके आपको हंसी आ जाए, लेकिन आप सोचने के लिए भी मजबूर हो जाए, तो उसको कहते हैं व्यंग। ठीक। 1970 में रामविलास शर्मा को मिला, और रामविलास शर्मा को काहे के लिए मिला? उनकी रचना का नाम था निराला की साहित्यिक साधना। और ये फिर क्या थी? जीवनी। यानी निराला की साहित्यिक साधना लिखी, और लिखी किसने? रामविलास बर्मा। दूसरे व्यक्ति ने लिखी तो क्या कहलाएगी? जीवनी। 1971 में नामवर सिंह को मिला, नाम था कविता के नए प्रतिमान, और ये क्या थी? आलोचना। अब एक और विधा आ गई नहीं। आलोचना क्या होती है? आलोचना मतलब होता है किसी व्यक्ति की बुराइयां निकाल निकाल के इकट्ठी करके बताना। तो ये रचना थी कविता के नए प्रतिमान, यानी नई जो कविताएं आ रही थी तो उनमें समस्याएं क्या थी, उन समस्याओं को कलेक्ट करके उन्होंने लिखा। फिर 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को मिला, और उनकी किताब का नाम था बुनी हुई रस्सी, और ये कविता थी। 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिला, और इनकी कविता, उसका रचना का नाम था आलोक पर्व, और आलोक पर्व एक निबंध संग्रह था, निबंध लिखे हुए थे आलोक पर्व में। 1974 में शिवमंगल सिंह सुमन को पुरस्कार मिला, किताब का नाम था मिट्टी की बारात, और विधा कविता। 1975 में भीम साहनी को मिला, भीम साहनी की कृति का नाम था तमस, और तमस क्या है? एक उपन्यास। 1976 में पुरस्कार यशपाल को मिला, और मेरी तेरी उसकी बात, ये उनकी रचना का नाम है, और ये रचना है क्या? एक उपन्यास। ठीक। आगे देखिए, अभी बहुत आगे तक जाना है। 76 हुए, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, यहां तक देखो। अब यही वो रचनाएं हैं जो आपको रट्टा मार जाना है, समझ लो। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुरस्कार मिला है इसलिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक बात और क्लियर कर लो, ज्ञानपीठ और इसके बीच में अंतर। वहां किसी एक रचना को ही मिलता है 23 भाषाओं में से, यहाँ प्रत्येक भाषा की एक 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 रचना को मिलता है। अब आपको लगेगा कि वहां 11 लाख मिलता है, तो वहां किसी एक को ही 11 लाख मिलता है, और यहाँ 24 भाषाओं को एक एक लाख मिलता है। तो सबको, हाँ, सबको मिलता है हर साल। इसीलिए वहां बीच बीच में गैप गैप करके आए थे नाम, और यहाँ हर वर्ष का एक नाम आ रहा है, मतलब हर साल हर विधा में आता है। 1977 में शमशेर बहादुर सिंह
चुका भी हूं नहीं मैं, कविता। 1978 में भारत भूषण अग्रवाल, उतना वह सूरज है, ये भी कविता। सुदामा पांडे धूमिल, कल सुनना मुझे, ये भी कविता। कृष्णा शोभती, याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। जिंदगी नामा जिंदा रुख, ये उनका उपन्यास था, कृष्णा सोबती का, 1980 में इसको मिला। त्रिलोचन शास्त्री, तप के तापे हुए दिन, ये कविता। हरिशंकर परसाई, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, 1982 में मिला। विकलांग श्रद्धा का दौर, और ये क्या है, व्यंग रचना। अगर आपको व्यंग पढ़ना है तो व्यंग की सबसे सशक्त हस्ताक्षर जो है वो हरिशंकर परसाई जी हैं। ये बात कहते थे, बहुत गहरी बात कह जाते थे, मजाक मजाक में कह जाते थे, ठीक। 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, खूंटियों पर टंगे लोग, ये इनकी कविता है। 84 में रघुवीर सहाय, लोग भूल गए हैं, ये इनकी कविता है। 85 में निर्मल वर्मा, कौवे और काला पानी, ठीक, ये लघु कथा है। 1986 में केदारनाथ अग्रवाल, अपूर्वा, इनकी कविता है। 1987 में श्रीकांत वर्मा, मगध, इनकी कविता है। 1988 में नरेश मेहता, अरण्य, ये भी इनकी कविता है। 89 में केदारनाथ सिंह, अकाल में सारस, और ये भी इनकी एक कविता है, ठीक। अगला देखिए, ये लिस्ट बहुत लंबी है भाई, 2000 पे आ गए, चलो 2001 पे। इनको 4 से 8 बार पढ़ लीजिए, दिमाग में बैठ जाएंगे, मतलब रट्टा वैसे नहीं मार सकते आप, 4 से 8 बार पढ़ लीजिए। शिव प्रसाद सिंह, नीला चांद, इनका उपन्यास। गिरिजा कुमार माथुर, मैं वक्त के हूँ सामने, ये कविता। गिरिराज किशोर, ढाई घर, ये इनका उपन्यास है। विष्णु प्रभाकर, ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा याद रखिएगा। अर्धनारीश्वर, ये इनका उपन्यास है, किसका, विष्णु प्रभाकर का। अशोक वाजपेयी, कहीं नहीं वहां, ये कविता है। कुंवर नारायण, कोई दूसरा नहीं, ये इनकी कविता है। सुरेंद्र वर्मा, मुझे चांद चाहिए, ये इनका उपन्यास है। लीलाधर जगूड़ी, ये महत्वपूर्ण है, पूछा गया कई बार। अनुभव के आकाश में चांद, ये इनकी कविता है। अरुण कमल, नए इलाके में, ये इनकी कविता संग्रह है। विनोद कुमार शुक्ल, ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये इनका उपन्यास है। 2000 में मंगलेश डबराल को मिला, हम जो देखते हैं, ये इनकी कविता है। 2001 में अलका सरावगी को मिला, काली कथा वाया बाईपास, ये इनका उपन्यास है। अब एक पेज और है भाई, वहां तक भी पहुंचना है आपको, एक पेज नहीं, एक और पेज है भाई। अब वो मैं बता देता हूं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजेश जोशी, दो पंक्तियों के बीच, ये इनकी कविता। कमलेश्वर, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, कितने पाकिस्तान, ये एक उपन्यास है, ये महत्वपूर्ण रचना है। वीरेन डंगवाल, दुष्चक्र में सृष्टा, ये कविता है। 2005 में मनोहर श्याम जोशी, क्या आप, ये उपन्यास है। 2006 में ज्ञानेंद्र पति, संशयात्मा, ये कविता है। 2007 में अमरकांत, इन्हीं हथियारों से, इनका उपन्यास है। 2008 में गोविंद मिश्र, कोहरे में कैद रंग, ये उपन्यास है। 2009 में कैलाश वाजपेयी, हवा में हस्ताक्षर, ये कविता है। 2010 में उदय प्रकाश मोहनदास, ये लघु कथा है। 2011 में काशीनाथ सिंह, महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा, रिहान पर रघु, उपन्यास। 2012 में चंद्रकांत देवताले, पत्थर फेंक रहा हूं, ये कविता है। तो 2013 में मृदुला गर्ग, मिलजुल मन, ये इनका उपन्यास है। एक पेज और है यहाँ का, वो और देख लीजिए। नहीं, अब कहाँ है, खत्म। 2024 तक ही तो मिले हैं, 25 का भी मिला थी। कब मिला, मिल गया, हाँ। 2014 में रमेश चंद्र शाह, विनायक, उपन्यास। रामदरस शरण, आग की हंसी, ये कविता है। नसीरा शर्मा, परजात, ये उपन्यास है। रमेश कुंतल मेघ, इनकी रचना है। चित्रा मृदुगल, ये 2018 का, याद रखना, 2018 का याद रखिएगा। पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा, ये एक उपन्यास है, किसके द्वारा लिखा गया, चित्रा मृदुगल के द्वारा, ये पूछा गया कई बार। नंद किशोर आचार्य को 2019 में मिला, छीलते हुए अपने को, कविता। अनामिका, टोकरी में दिंगत थेर गाथा, ये कविता 2020 में। दया प्रकाश सिन्हा, सम्राट अशोक, ये नाटक है। 2022, ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, तुमड़ी के शब्द, ये कविता है बद्रीनारायण की। संजीव कुमार, मुझे पहचानो, ये उपन्यास है। और फिर उसके बाद 2024 गगन गिल, जब तक आई बहार, ये इनका कविता संग्रह है। तो इतनी प्रमुख रचनाएं हैं जो साहित्य अकादमी पुरस्कार में मिली हैं, इनको सही से देख लेना है एक बार। अमन, टाइम
हो गया? ओके, चलो तो इतना ही रखते हैं अभी, बाकी इतना ज्यादा नहीं है, कितना हो गया? हाँ ठीक है।